हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। आज बैच लाइव जा रहा है, दोनों जगह लाइव जा रहा है। यूसी लाइव एप्लीकेशन पे भी लाइव है और आज यूट्यूब पे भी लाइव है, तो दोनों तरफ के बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यूट्यूब वाले बच्चों का डिमांड था कि मैम बैच का डेमो भी डाल दीजिएगा, तो पहला 3 दिन डेमो जाएगा। वैसे डेमो की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे 4 साल से जानते हो, मतलब जो नए हैं वो तो नहीं जानते होंगे। 4-5 साल से यूट्यूब पे इतने ज़्यादा वीडियोस जा रहा है ना कि आप वहाँ से भी पता कर सकते हो। पर ठीक है, डेमो ज़रूरी है। एडमिशन लेने के पहले बच्चे चाहते हैं कि एक बार डेमो देख लिया जाए। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देंगे सारे बच्चे, ऐप वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑडियो वीडियो ठीक है? प्रदीप, सुनील, राजश्री, अंकित, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू बैच दैट इज अचीवर्स 5.0। ये नया बैच है और ये पेड बैच है, ठीक है? ये यूट्यूब पे अभी डेमो के तौर पे जा रहा है। पहला 3 दिन डेमो जाएगा, ग्रामर का भी डेमो मिलेगा और ये ग्रामर का बैच है। सुबह 9:30 बजे ग्रामर का बैच है, 1 बजे भी डेमो जाएगा। ओके, तो आपको 6 डेमोज मिलने वाले हैं, 3 ग्रामर का और 3 प्रैक्टिस और वोकैब का मिलने वाला है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा डेमो देख के तो पता कर ही सकते हो कि बैच कैसे जाने वाला है। ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। तो आज मैं दोनों तरफ के कमेंट्स को देख रही हूँ, मोबाइल पे यूट्यूब का देख रही हूँ और ऐप वाला तो कंप्यूटर पे देख रही हूँ। तो चलो, बिफोर आई स्टार्ट करने से पहले मैं 1-2 चीज़ आपको बता दूँ, ताकि जब मैं पढ़ाना एक बार शुरू करूँ ना, तो बीच में आप लोग कमेंट्स में कुछ क्वेरीज मत पूछिएगा, ठीक है? एक ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जब टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो बीच में नहीं बोलना है। ऑनलाइन क्लास को करने का कुछ क्राइटेरिया होता है। ऑनलाइन क्लास में सारे ऐप वगैरह बंद कर दिया जाता है, सिर्फ यूसी लाइव ऐप खोल के बैठेंगे और कमेंट्स कम से कम करिए। जो टीचर बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, और जो भी क्वेरीज है ना, मैं लास्ट में एक बार आपको फिर से बता दूंगी। ओके, बिफोर आई स्टार्ट द बैच एक बार बता देती हूँ, ताकि आप बीच में कुछ मत पूछो। उसके बाद मैं सीधा स्टार्ट करूंगी पढ़ाना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जानते हो, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, हम लोग का बैच एकदम टाइम से खत्म होता है, क्योंकि बीच में कोई बातचीत वगैरह होती नहीं। ये जो बैच है इसका नाम है अचीवर्स 4.0। खत्म हुआ है, कल ही खत्म हुआ है। ये है अचीवर्स 5.0। इस बैच का नाम अचीवर्स 5.0 है और ये पेड बैच है। यूट्यूब पे पहला 3 दिन डेमो चलेगा, ये पेड बैच है, ठीक है? और ये बैच कहाँ चलेगा? यूसी लाइव एप्लीकेशन पे। यूसी लाइव ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर में जाके यूसी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लो, ये यहीं पे चलेगा, पेड बैच है। ओके, इसका नाम अचीवर्स 5.0 है। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है कि मैम ये बैच एनडीए के लिए है, सीडीएस के लिए है, टीजीटी पीजीटी के लिए है? ये बैच हर वो एग्जाम के लिए है जिसमें इंग्लिश आता है, हर वो एग्जाम के लिए है जिसमें इंग्लिश आता है। इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स। आपको बताऊंगी मैं टीचर्स एग्जाम के लिए भी कैसे है, क्या है। फॉर ऑल एग्जाम्स, हर एग्जाम के लिए है ये। तो ये सब मत पूछना कि एनडीए के लिए है, सीडीएस के लिए। एनडीए और सीडीएस का सिलेबस तो बिल्कुल एसएससी से मैच करता है, ये सब के लिए, ठीक है? इसका नाम है अचीवर्स 5.0। यूसी लाइव एप्लीकेशन पे चलेगा। और इस बैच में क्या है? इस बैच में आपको ग्रामर का बैच मिलेगा। अभी वाला जो आप डेमो ले रहे हो ग्रामर का बैच है, 9:30 बजे से 11 बजे तक चलेगा, ठीक है? और ये बैच मंडे से फ्राइडे का है, मंडे से फ्राइडे का। ये बैच तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसी के साथ, मतलब इस अचीवर 5.0 में क्या क्या है पहले मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट करूँ। ओके, ये सब के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए। तो ये सब ना मत पूछना मैम स्टेनो के लिए है, उसके लिए है, उसके लिए है, फॉर ऑल एग्जाम्स। क्योंकि आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखते हो ना, तो जब सिलेक्शंस देते हैं तो बच्चे हर एग्जाम का सिलेक्शन देते हैं, यहीं से पढ़ते हैं। कुछ अलग अलग बैच नहीं स्टार्ट किया मैंने उन लोगों के लिए। एक ग्रामर का बैच मिलेगा, ठीक है, सुबह 9:30 बजे मंडे से फ्राइडे। और इस बैच में आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बैच मिलने वाला है। एक और बैच मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बैच। और इस बार बैच में मोस्टली लाइव ही है। प्रैक्टिस बैच में आपको 2 चीज मिलेगा, ठीक है? प्रैक्टिस बैच में एक आपको वोकैब का डेडिकेटेड बैच मिलेगा, जिसका नाम है समुद्र मंथन।
वोकैब का समुद्र मंथन तो स्टूडेंट्स के बीच में फेवरेट बैच है। तो वोकैब का समुद्र मंथन इसके पहले वाले बैचेस में मैंने रिकॉर्डेड पढ़ाया था। सबसे पहला बैच में लाइव पढ़ाया था, उसके बाद रिकॉर्डेड जा रहा था। लेकिन अभी हमें 2025 वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, तो अभी टाइम है, जून लास्ट या जुलाई में आपका एग्जाम है, तो अभी टाइम है, इसलिए मैंने समुद्र मंथन बैच को लाइव लेके आई हूँ। और इस बार थोड़ा सा बदलाव है। समुद्र मंथन बैच में पहले मैं सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाती थी, बट इस बार के समुद्र मंथन बैच में फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड भी रहेगा। ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। और आपको एक प्रैक्टिस बैच के अंदर क्लोज टेस्ट का बैच भी मिलेगा, PQRS का मिलेगा, पैसेज का भी प्रैक्टिस बैच मिलेगा। अब आप बोलोगे मैम प्री में तो पैसेज नहीं आता। अरे प्री में नहीं आता, मेंस में तो आता है ना, स्टेनो एग्जाम में आता है, मतलब सब एग्जाम में आता है ना। ऐसा थोड़ी है कि प्री के बाद आप प्रैक्टिस करोगे, अभी से करोगे तब तक मेंस के लिए आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ये भी मिलेगा और साथ में आपको स्पॉटिंग एरर्स का भी प्रैक्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रैक्टिस बैच में सिर्फ क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज है, इसमें ग्रामर का भी प्रैक्टिस होने वाला है। तो ये जो वोकैब वाला बैच है ये चलेगा, हाँ 1 बजे का बैच है, ये 1 बजे से चलेगा। ये भी मंडे से फ्राइडे चलेगा। ठीक है, ये भी मंडे से फ्राइडे चलने वाला है और इसकी टाइमिंग 1 बजे होगी। और ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच में ना चूंकि वोकैब का पोर्शन ज़्यादा है, लेंदी है, तो वोकैब आपका चलेगा मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, और ट्यूसडे और थर्सडे को प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट, PQRS, एरर्स वगैरह का प्रैक्टिस होगा ट्यूसडे थर्सडे, और MWF में वोकैब चलेगा, क्योंकि इस बार हमें वोकैब में बहुत ज़्यादा चीज़ कवर करना है। ओके, तो ये सब चीज़ था। आई डोंट थिंक कि सब बता दिया। अब आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है? ओके, कुछ पूछने की ज़रूरत है? हाँ, पूछोगे। सबसे इम्पोर्टेंट, ये बैच की फीस है। ये आपको तीनों बैच जो मिल रहा है ना, प्रैक्टिस बैच, समुद्र मंथन का वोकैब बैच और ग्रामर का बैच, इसकी फीस है 1999। ये कॉम्बो है। ठीक है, उन बच्चों के लिए है जो 2025 के लिए एकदम बेसिक से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ओके, थोड़ा सा अपने टीचर पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। थोड़ा सा मुझ पे भरोसा रखिए और बहुत ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखिए। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। बच्चों ने इंग्लिश में अच्छा स्कोर CPO में भी दिया है। अभी तो खैर CPO का मेंस बचा हुआ है। स्टेनो वाले ने बहुत अच्छा स्कोर दिया, बहुत सारे बच्चों के 100 में 90 प्लस आए हैं, और CGL मेंस में तो अच्छा स्कोर आया ही है। तो ये 1999 का बैच। अगर कोई स्टूडेंट जो मुझसे ग्रामर पढ़ लिया है, उसको ग्रामर का बैच नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो प्रैक्टिस बैच आपका 799 का है। ठीक है, बैच 3.5 महीने तक चलेगा। 3.5 महीने तक बैच चलेगा, बट ये बैच की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। जैसे आज आपने बैच खरीदा ना, आज 28 है, तो 2026 28 जनवरी तक ये बैच रहेगा। 3.5 मंथ्स का बैच है, और जो सिर्फ प्रैक्टिस बैच लेना चाहता है उसका 799 में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं, पुराने मतलब जिन्होंने UC लाइफ पे कोई ना कोई पहले बैच परचेज किया था, उनको ये कोड डालना है, रानी 30। ये कोड डालोगे ना तो आपको 30% डिस्काउंट मिलके, और आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो 799 की जगह 559 हो जाएगा। देखो 559 में आपको कितना डिटेल में बैच मिल रहा है, पूरा समुद्र मंथन का बैच मिल रहा है, जिसमें मैंने इस बार नया कंटेंट भी ऐड किया है। मतलब PQRS बोल रही हूँ, फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, और फिर आपको वोकैब का तो बैच मिल ही रहा है, प्रैक्टिस भी मिल रहा है, सिर्फ 559 में। और ये जो डिस्काउंट है ना, ये अचीवर बैच के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच के लिए। ठीक है, 7 जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए वाले स्टूडेंट्स का ये डिस्काउंट, ये जो कोड है रानी 30 RANI30, ये नहीं लगेगा, ये पुराने स्टूडेंट्स का लगेगा 559। हाँ, और एक चीज़ और बताना था, ये जो 559 वाला बैच है पुराने स्टूडेंट्स के लिए, नए का तो 799 है, इसमें सिर्फ यही नहीं मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। हर बैच का तो खत्म होते साथ उसी दिन रिकॉर्डेड तो आ ही जाता है 1 घंटे बाद, लेकिन ये सब बैच में लाइव के जो प्रैक्टिस बैच है उसमें लाइव के अलावा आपको 300 प्लस रिकॉर्डेड भी मिलेगा। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैम पढ़ने के बाद आप तो लाइव करवाओगे ही, अगर हमें घर में प्रैक्टिस करनी होगी तो हम कौन सा बुक खरीदेंगे? आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको 300 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस प्रैक्टिस का मिलेगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस करना, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रैक्टिस बैच में मेंस का बैच भी मैंने ऐड करवा दिया है।
अभी जो रिसेंटली मैंने मेंस का बैच पढ़ाया था वो भी ऐड करवा दिया, क्योंकि मेंस का बैच कल ही खत्म किया है ना, तो कल ही शाम में मैंने मेंस का बैच उसमें ऐड करवा दिया है। अब आपको मेंस का बैच भी दिखेगा। तो प्रैक्टिस बैच में आपको समुद्र मंथन भी मिल रहा है, आपको क्लोस्टर्स PQRS का लाइव प्रैक्टिस भी मिल रहा है, और आपको 300 रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रहा है प्रैक्टिस का, प्री प्लस मेंस का। प्री प्लस मेंस का मतलब क्या है, शुरू में मैंने छोटे छोटे क्लोस्टर्स करवाया इजी, फिर मेंस लेवल, और एक मेंस का भी अलग से बैच मिल रहा है, और ये सब आपको सिर्फ 799 में मिल रहा है, न्यू स्टूडेंट, और ओल्ड स्टूडेंट का तो और कम। ठीक है, तो आपको सब बता ही दिया। अब मैं बैच को स्टार्ट करती हूँ, और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, 9958358324। कॉल करिएगा, कॉल नहीं उठाएंगे तो मैसेज करिएगा। वैसे तो मैंने सब बता दिया, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट कोई भी दिक्कत हो आप कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। HCM के लिए भी काफी है, ठीक है, हेड कांस्टेबल और वो सब एग्जाम्स के लिए काफी है। स्टार्ट किया जाए, एक बार बता दीजिए। अब हम भगवान का नाम लेके 5.0 को स्टार्ट करते हैं। ओके, और यही सोच के मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना कि इस बैच से मुझे भर भर के सिलेक्शंस मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट किया जाए ना। हाँ, अरे कॉल, आप कॉल टाइम से उठाओगे तभी तो उठाएंगे ना। कॉल जो है कॉल जो है आप ऐसा करना, 10 बजे से लेकर शाम में 6:30 बजे तक ऑफिस खुला रहता, इतने टाइम में उठाना। अगर वो नहीं उठाते हैं तो आप मैसेज करिए, वो खुद आपको कॉल करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, हाँ, हम यस रूही, हम जो हमारे टीचिंग वाले बच्चे हैं ना, उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। ठीक है, आप पढ़ते जाओ, क्योंकि TGT PGT वाला भी एग्जाम्स में बच्चे भर भर के सिलेक्शन देखे, तो मैंने सबको ध्यान में रखा है। ठीक है, ये मत बोलना कि मैम हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, सबके ज़रूरतों को केटर किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। ओके, सबसे पहले आएगा ना, मैम इंग्लिश से बहुत डर लगता है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द बैच, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, SSC दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश खास करके SSC में ना, मैं डराने नहीं आई हूँ। इंग्लिश का लेवल इजी आ रहा है, इंग्लिश इज वेरी इजी, ये मान के चलो, इंग्लिश इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। वो अननेसेसरी ना आपको डरा दिया जाता है, या आप डर जाते हो। बहुत इजी है, बहुत वफादार है, बहुत स्कोरिंग है। SSC में आप जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस 135 मार्क्स, इस बार तो काफी बच्चों ने मेंस में 135 ला के दिया है, तो डरना नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिन्होंने काफी दिनों से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, वो डर रहे होंगे। आप क्लास में रेगुलर रहोगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, लिखोगे, नोट्स अपना खुद बनाना है। क्योंकि हर बार क्या होता है ना, अगर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूं, वो मज़ा नहीं है। क्योंकि हर बार पढ़ाते समय ना टीचर कुछ अलग बताते हैं। एक बार हैंड रिटन नोट्स चला जाता है ना, तो वो हमेशा के लिए हो जाता है, लेकिन अपने से लिखोगे तो 30% याद भी हो जाता है। और ऐसा मैं बता देखो, पिछले बार एग्जाम में ना ऐसे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आया था, चलो आप ये भी लिख लो। तो जब आप अपने से नोट्स बनाते हो तो आधा से अधिक याद हो जाता है। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बट कुछ ट्रेडिशनल मेथड है जो हमें फॉलो करना है। नोट्स अपने से बनाना है, अपने से बनाओगे आप खुद फील करोगे कि 30% याद हो जाता है। ठीक है, तो नोट्स वगैरह अपने से बनाइए, ध्यान से सुनिएगा, आपका एग्जाम होगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बैच से सिलेक्शन निकालते हैं, वो मैक्सिमम हिंदी मीडियम है। तो ये तो बोलना ही मत कि मैम हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। SSC में ना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है। ओके, लास्ट में जाके ना सब सेम हो जाता है। इनफैक्ट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का ग्रामर तो और भी स्ट्रांग हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ना थोड़ा सा क्लोज टेस्ट पैसेज में हेल्प मिल जाता है, बट उतना भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब 4 ऑप्शंस एक साथ आते हैं ना एक जैसा, तो इनकी भी हालत खराब हो जाती है। तो कभी भी मन में ये मत लाना, मेरे 80% स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम है। ओके, ये सब, हाँ, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए, और एकदम बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब ना, यू नेवर नो, आजकल SSC में भी, या SSC का मेंस हो या CDS हो, आजकल मतलब बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड, अब बोलोगे कि मैम ये कैसे हेल्प करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पता करना है ना कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन होता है। कैसे पता करेंगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, कैसे पता करेंगे कि ये वर्ड एडवर्ब है। आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और इसको भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा और बेसिक पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से
ये सीडीएस वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सीडीएस एनडीए वाले स्टूडेंट्स हैं, खास करके सीडीएस में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू में ही 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और ये 10 नंबर का वेटेज बहुत ज्यादा है। आपने पूरा नाउन चैप्टर पढ़ लिया, आपने पूरा टेंस चैप्टर पढ़ लिया, तो पूरे नाउन से अकेला 10 नंबर का थोड़ी आता है। हो सकता है नाउन से पूछे भी ना भी पूछे, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से सीडीएस में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये आपके टीचर एग्जाम टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हमारे एसएससी में कैसे हेल्प करता है बता रही। ये हमारे एसएससी और बाकी एग्जाम्स पे जब आप क्लोज टेस्ट बना रहे हो ना, तो क्लोज टेस्ट बना रहे हो तो यहाँ पे एक ऐसा नाउन लगा है, तो मैं बोलूंगी ना कि देखो यहाँ नाउन लगा है तो यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। ओके, 3 ऑप्शन में एडजेक्टिव है, 1 ऑप्शन में नाउन है, तो मतलब एडजेक्टिव क्यों चाहिए, एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये सब बहुत हेल्प करता है। अगर आप डायरेक्ट में कोई टॉपिक लेके पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको दिक्कत होगी। पहले हम एकदम बेसिक से करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सबका काम क्या होता है, वो सब लेवल से करेंगे। और हमारे टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं ना, उनके एग्जाम में क्लॉज आता है, फ्रेज आता है। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन क्लॉज है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव क्लॉज है, तो सारा चीज मैं पढ़ाऊंगी। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। मैम हमारे एग्जाम में तो ये भी आता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाने में डिटेल में मुझे पूरा 3 डेज लगता है। अगर मैं कोई टॉपिक शुरू में पढ़ाना शुरू कर दूं ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। सपोज मैंने कोई टॉपिक ले लिया कंजंक्शन और बोला कि अरे कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। कंजंक्शन किसको जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि फ्रेज क्लॉज सब होता क्या है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले। बस छोड़ दो कि एबीसीडी छोड़ के, एबीसीडी तो सबको पता है, एबीसीडी के बाद जो सबसे बेसिक आएगा ना वो हम लोग स्टार्ट करने वाले। ओके, तो सबसे पहले कई सारे एग्जाम्स में मैं देखती हूँ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने के पहले इस बार का मैंने थोड़ा सा स्लाइड्स ना बीच बीच में बदला है। जैसे मैं नाउन पढ़ाऊंगी कि नाउन को पहचानने का क्या तरीका है, और फिर मैंने क्या किया है, नाउन पे बेस्ड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो है। फिर प्रोनाउन के क्वेश्चंस अलग है, तो बीच बीच में मैंने इस बार प्रैक्टिस सेट्स को डाल दिया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैसेज जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो फीडबैक देंगे कि मैंने बैच में इतना पैसेज, इतना क्लोज टेस्ट, इतना पीक्यूआरएस करवाया है ना कि बैच खत्म होते होते तक बच्चे बोलते हैं कि मैम अब मजा आ रहा है, अब बन रहा है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, सबसे बेसिक कि एक वाक्य होता है और एक वाक्य 2 चीजों से बना होता है। एक वाक्य सब्जेक्ट से बना होता है और प्रेडिकेट से बना होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हम सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का कर्ता है, और कर्ता के बाद वाक्य का जो भी हिस्सा आता है ना उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा मैंने, राम इज अ गुड बॉय, ये एक वाक्य है। सपोज एग्जाम में आ गया कि एक वाक्य आया और बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में वाक्य में बात कही जा रही है वो एक सब्जेक्ट होता है। और हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, कुछ भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को सुनते जाना, ध्यान से चीजों को आप सुनना कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके बारे में वाक्य में बात कही गई है वो सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कही गई है, इस सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट राम, तो राम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और सब्जेक्ट के बाद जो पूरा हिस्सा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। और फिर हम जैसे जैसे हमारा बैच बढ़ेगा ना, फिर हम पता करेंगे कि ये सब्जेक्ट राम नाउन है, प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, वो सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले राम इज अ गुड बॉय, तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारा सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और प्रेडिकेट किसको बोला जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे ये तो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट राम एक अच्छा लड़का है, तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। बस याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद जहां से वर्ब शुरू होता है वो प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया गया। इसको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो।
सेंटेंस है ना, बहुत बहुत नोट्स को ऐसा बनाना है कि आप आराम से मजे में पढ़ो, बहुत लेंदी लेंदी नोट्स नहीं बनाना। अगर किसी ने बोल दिया कि इस वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता करो, कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है, तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट किसके बारे में बात कही जा रही है? लैपटॉप के बारे में। तो लैपटॉप हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसमें किसके बारे में बात करी जा रही है? अंकल के बारे में, तो अंकल हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ पे किसके बारे में? थीफ के बारे में, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे किसके बारे में बात कही जा रही है? चलो यहाँ तो एक एक लोगों के बारे में बात की जा रही है, बट यहाँ दो चीज है, न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स के बारे में बात कही जा रही है। तो ये हमारे जरूरी नहीं है कि हमारे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, हमारे सेंटेंस में 2-3 सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट है। और याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद जो पूरा हिस्सा आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जहां वर्ब से शुरू हो रहा है, ये पूरा हिस्सा को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये जो वर्ब के बाद से लेकर अंत तक वाला हिस्सा, ये आपका प्रेडिकेट है। उसी तरह जम्प्ड एंड लेफ्ट, सब्जेक्ट के बाद ये पूरा वाला हिस्सा प्रेडिकेट है। ये भी यहां से वर्ब से, प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। देखो वर्ब से लेकर ये पूरा वाला हिस्सा, यहां से लेकर यहां वाला हिस्सा, ये प्रेडिकेट। तो आई थिंक ये तो इजी है, ये तो क्लियर हो गया। सब होगा। टीचिंग एग्जाम्स में भी पैसेज आता है, आई नो, टीचिंग एग्जाम्स में भी आपका पैसेज आता है, टेंशन नहीं लेने का है, थोड़ा सा भरोसा कर लेना है। भरोसा किया है बच्चों ने, मैंने, मुझे भी अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है, और इस बार मेरा मोरल बहुत हाई है क्योंकि इस बार बच्चों का इंग्लिश में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया है। ओके, और पेपर भी अच्छा ही आया था। तो इतना दूर तो क्लियर हो गया है ना। आगे बढ़े कि अगर कोई वाक्य आ गया, देखो स्टेट लेवल एग्जाम्स, स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी ना, जो अलग से एसएससी के अलावा जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी अलग अलग चीजें आती हैं। यूट्यूब पे बहुत डिमांड आ रहा था कि मैम आपने पूरे यूट्यूब पे सब चीज पढ़ाया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ाया है, वो भी मैं पढ़ा दूंगी, वादा कर रही हूँ, वो भी मैं पढ़ा दूंगी। यूपीएससी लेवल या आपके सीएपीएफ में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आ जाता। तो ये तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, जिसके बारे में बात कही जा रही है वो सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा प्रेडिकेट है। जैसे किसके बारे में बात कही जा रही है? लैपटॉप के बारे में। और लैपटॉप के बारे में क्या कही जा रही है? कि ये जो लैपटॉप है टेबल पे पड़ा हुआ था। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट वाला, लिसनिंग टू म्यूजिक इज हर हॉबी, म्यूजिक सुनना उसकी हॉबी है। अब देखो ये वाला यहां से लेकर, ये वर्ब है ना इज, यहां से लेकर यहां तक ये प्रेडिकेट, और ये हमारे सेंटेंस का क्या क्या सुनना उसकी हॉबी है, म्यूजिक। ये हमारा किसके बारे में बात कर रही है? म्यूजिक की जा रही है, म्यूजिक के बारे में, लिसनिंग टू म्यूजिक। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगी। अब आप बोलोगे कि मैम हर जगह पहला वाला सब्जेक्ट आया और तब वर्ब आया, लेकिन ये वाक्य तो वर्ब से शुरू हो रहा है, ये वाक्य तो वर्ब से शुरू हो रहा है। आपने बोला है कि वर्ब से पूरा, वर्ब के बाद वाला भाग पूरा प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है? हर सेंटेंस में तो पहले आपने सब्जेक्ट डाला, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जहां से वर्ब शुरू हुआ उसको प्रेडिकेट डाला, बट यहाँ पे तो वर्ब से शुरू हो रहा है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ठीक है, ये एक जनरली हमारा वाक्य में पहले कर्ता आता है, बट उसके बाद क्रिया आता है। बट एक ऐसा सेंटेंस होता है ना, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हम ऑर्डर वाले सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा शट द डोर, शट द डोर, या मैंने लिखा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सब कैसा सेंटेंस है? रिस्पेक्ट, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। शट द डोर, ऑर्डर किया जा रहा है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं ना जो वर्ब से ही शुरू होता है, और ये पूरा प्रेडिकेट है, और इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। अंडरस्टूड है कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको बोला जा रहा है दरवाजा बंद करने के लिए। अंडरस्टूड है सामने वाले किसी को बोला जा रहा है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए। तो आप बोलोगे कि मैम इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट हिडन है, छुपा हुआ है। अंडरस्टूड है किसी सामने वाले को बोला जा रहा है। ठीक है, पहले मुझे बता दो, इतना दूर क्लियर है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? इजी वाला पढ़ा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद जो भाग वर्ब से शुरू हो वो प्रेडिकेट है। यहां भी देखो वर्ब से शुरू हो, ये प्रेडिकेट। ये तो बहुत बेसिक था। ओके,
हाँ, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है, किसी सामने वाले को बोला जा रहा है, ईज़ी था, या आपको पहले से पता भी होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी मैंने आपको सब्जेक्ट, अभी मैं नाउन पे भी आऊँगी, ठीक है? लास्ट तक आप वेट करिएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग, आप खुद फ़ील करिएगा, हम लोग बहुत एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा बैच जाएगा, जितना मैम जी आपके कॉल वाले को मैंने 20 बार कॉल कर चुका, मैं डाँटूँगी कि कॉल वाले को 20 बार कॉल किया, उठाया, आपने कितने बजे किया है भाई? रात में किया होगा, अच्छा। और अभी हमारे पास सीजीएल वाले बच्चों का टाइम है, आपका सबसे बेस्ट टाइम है बैच को ज्वाइन करने का, आपका जून लास्ट या जुलाई में बैच, आपका बैच 3.5 महीने में ख़त्म भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ, मैं बात करूँगी कि आदित्य राज का कॉल क्यों नहीं उठाया, ठीक है? अभी बना वो सब पे बात नहीं करिए, ठीक है? मुझे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अभी तो मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर हिंदी देखा जाए तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट हमारा कर्ता है, और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट इज द कर्म। सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका प्रभाव जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। मैंने लिखा द पियून रैंग द बेल, पियून ने बेल को बजाया। देखो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? इस वाक्य में कर्ता कौन है? काम कौन कर रहा है? पियून काम कर रहा है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है ये पियून, और ये तो वर्ब है, ठीक है? पियून ने, और बेल बजाने का काम पियून ने किया, लेकिन उसका असर किस पे पड़ा? पियून ने काम किया बट बजा तो जाके बेल ना, इसका प्रभाव बेल पे पड़ा, तो बेल इज द ऑब्जेक्ट। तो कर्ता कोई काम कर रहा है, ठीक है, और उसका प्रभाव जाके जिस पे पड़ रहा है ना, तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो अभी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, और जहां जहां आपका कंफ्यूजन होगा वो सब भी हम लोग डील करेंगे। देखो सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पियून के बारे में। पियून ने क्या किया? बेल बजाया, बट बजा तो जाके बेल ना, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द वर्ब। वर्ब का प्रभाव जिस पे जाके पड़ता है, कर्ता कोई काम करता है और उस काम का प्रभाव जिस पे जाके पड़ रहा है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है ना, हमारे वाक्य का जो कर्ता है, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा, ठीक है? हमारे वाक्य का कर्ता या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, क्योंकि जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करता है। जैसे मैंने लिखा ही किल्ड द कैट, और फिर मैंने लिखा राम किल्ड द कैट। तो देखो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? इस सेंटेंस में काम कर रहा है ही, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम। तो राम क्या है? राम नाउन है ना, और इस राम के बदले ही तो मैंने ही लिखा, प्रोनाउन। तो हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम हो। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा डूअर है, जो काम कर रहा है, और काम का प्रभाव जिस पे जाके पड़ रहा है, उस काम के एक्शन को जो रिसीव कर रहा है। देखो काम किसने किया? ही ने, और उसका प्रभाव जाके कैट पे पड़ा ना, तो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, और उस एक्शन को रिसीव कैट ने किया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैट इज द ऑब्जेक्ट। तो यही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन या प्रोनाउन। जैसे इस वाक्य का सब्जेक्ट ही था ना, प्रोनाउन के रूप में, और इस वाक्य का सब्जेक्ट था राम, नाउन के रूप में। उसी तरह हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है। जैसे मैंने लिखा राम किल्ड द कैट, और फिर मैंने लिखा राम किल्ड इट। तो यहाँ पे राम ने किसको किल किया? कैट को। तो कैट ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ जो कैट है नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ मैंने कैट के लिए इट लगा दिया, तो इट प्रोनाउन है ना। बस मुझे इसमें बताना है ना, इस सेंटेंस में मुझे बताना है कि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, या हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में हो सकता है।
सब्जेक्ट कोई काम करता है और सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नहीं नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है किसी पे रोई, आई हैव ब्लाइंड फेथ ऑन यू, कभी किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, अब सेंटेंस देखना। कभी कभी क्या होता है ना, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? कैट। कैट ने कोई काम किया और उसका प्रभाव जाके किस पे पड़ा? माउस पे। मरा तो ये माउस ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह ही क्या है? हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। ही क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखो यहाँ पे देखो, ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट। और वहां पे यहाँ पे देखो, ही टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट था, इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट। वो किसको पढ़ाते हैं? देखो अगर मैंने ऐसा लिखा है ना, ही टीचेस अस, फिर लिखा ही टीचेस इंग्लिश, वो हमें पढ़ाते हैं और दूसरा वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो यहाँ तो अलग अलग एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। तो कभी कभी हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी, बस अभी देख लो। जब भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो पहला वाला को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे वाले को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि वाक्य में, कभी कभी वाक्य में दो सब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे लिखा मैंने, राम एंड मोहन डिड द वर्क, तो हमारे वाक्य में दो तीन सब्जेक्ट भी एक साथ आ सकता है। ऊपर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? एक राम भी है और एक मोहन भी है। राम और मोहन ने मिलकर इस कार्य को किया। तो जिस तरह वाक्य में दो सब्जेक्ट आता है, उसी तरह वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाए। ओके, और जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे वाले को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगेन यहाँ पे भी देखो, प्रिया गेव मी, प्रिया ने मुझे रिंग दिया। अगर ऐसा रहता ना, प्रिया गेव अ रिंग, सिर्फ ये रहता तो एक ही ऑब्जेक्ट रहता, लेकिन यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट है। प्रिया ने मुझे रिंग दिया, दो ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है, ओके, वर्ब के नजदीक है, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको इनडायरेक्ट बोलना, और बाद वाला जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाद वाला। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। पहला वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट बोलते हैं। और एक चीज और बताना है, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में ना बहुत सारी चीजें याद रखनी। ये जो ऑब्जेक्ट, पहले लिखते जाओ आप, ऑब्जेक्ट होता है, वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो दो चीज का ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब का भी होता है, कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी होता है। अभी मैं इसी को बताऊं, प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है। मैम प्लीज टीच इन इंग्लिश। ओके ओके, नो डाउट, ऑल द स्लाइड्स, ऑल द sentences have been written in English. Okay, for the convenience of the students, now I have to go bilingual. Many a times in a sentence we have two objects. Okay, many a times in a sentence we have two objects, and if we have two objects, na, the first object is the indirect object and the second object is the direct object. Just see the sentence. यहाँ पे ये teaches है, तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, टीचर्स वर्ब है ना, ठीक है, और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट आ रहा है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी देखो वर्ब आ रहा है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। जो वर्ब से सटा हुआ है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो बाद में है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ये जो वर्ब है इसका एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये टीचर्स वर्ब है, यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट, बट कभी कभी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट भी होता है। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का। हाँ, ऑब्जेक्ट दो तरह का है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
ये सेंटेंस देखना जरा, मैंने एक सेंटेंस लिखा था ना, ही गेव हर, ही ने किसको रिंग दिया, हर को, रिंग तो पहुंचा हर के पास ना, और क्या दिया, रिंग दिया हर को। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट किसका है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, दोनों ऑब्जेक्ट किसका है, लिखते जाइए और स्पीड में लिखिए। रेड ब्लू ग्रीन कलर के पेन से नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स ऐसा बनाना है ना जो सिर्फ आपको समझ में आए, नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी मैं क्वेश्चंस वगैरह सब करवाऊंगी। एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं सब करवाऊंगी, पेशेंस तो रखिए। दोनों इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट है, और दोनों ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब का है, वर्ब का है ना, वर्ब का है। रुको एक मिनट, रिफ्रेश कर लेती हूँ, ऐप में थोड़ा सा कमेंट लेट जा रहा है, रिफ्रेश कर लेती हूँ, एक मिनट। इस सेंटेंस में ना वर्ब के बाद आ रहा है ना, देखो ये वर्ब है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। वर्ब का यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, पहला वाला को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, और दूसरे वाला को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं इसी सेंटेंस को लिख रही हूँ, ही गेव अ रिंग टू हर, अब मैंने टू लगा दिया। ऊपर वाले सेंटेंस में तो दो ऑब्जेक्ट था, दोनों वर्ब का था, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस में देखना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, और ये टू जो है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये भी एक ऑब्जेक्ट आया। ऊपर वाले सेंटेंस में हर भी वर्ब का ऑब्जेक्ट था और रिंग भी वर्ब का ऑब्जेक्ट था, दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट था। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में ना देखो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन ये जो रिंग है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये जो हर है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो कभी कभी हमारे सेंटेंस में लगातार दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो दोनों वर्ब का होगा इसकी तरह, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक वर्ब का होता है, एक प्रेपोजिशन का। तो ये वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का है, रिंग, और ये तो प्रेपोजिशन है, और ये वाला ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है। नीचे वाला सेंटेंस देखना, द हंटर किल्ड द लायन विद द स्वॉर्ड, तलवार से उसने लायन को मार डाला। तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य का सब्जेक्ट हंटर है, हंटर ने क्या किया, किल करने का काम किया, हंटर के द्वारा कौन सी क्रिया की गई है, किल, उसका प्रभाव लायन पे पड़ा, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट। और कौन क्या चीज से मारा, स्वॉर्ड से, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। बट देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, बट एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है और विथ प्रेपोजिशन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है। कभी कभी तो वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, सीधा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये देखो, ये तो वर्ब हो गया, और ये प्रेपोजिशन हो गया, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो देख लेना है, कभी कभी हमारे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है, कभी कभी हमारे सेंटेंस में वर्ब का दो ऑब्जेक्ट रहता है, कभी कभी हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट वर्ब का रहता है, दूसरा प्रेपोजिशन का, और कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सीधा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया है। यस, आगे बढ़े। हाँ, तो जहां भी जिसको प्रॉब्लम है, ओके, आपको सैटरडे डाउट सेशन भी मिलेगा, जहां भी जिसका प्रॉब्लम है ना, डायरेक्ट लाइव बैच में पूछ के खत्म करिए। हमें अपने लाइव बैच को ऐसा बनाना है ना कि ऐसा लगे कि हम ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं कभी भी कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं करती हूँ, बीच बीच में कमेंट्स, अननेसेसरी का कमेंट्स नहीं देखती हूँ। जिन बच्चों को जेन्युइन प्रॉब्लम आ रहा है कुछ चीज समझने में, तो किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछिए। पहला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं होता इमरान, हमेशा पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा, और वो भी वर्ब वाला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ब वाला ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। प्रेपोजिशन आ गया,
तो नहीं बोलना है। अब ये मत बोलना कि मैम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम तब बोलेंगे ना जब दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, बट यहाँ तो एक वर्ब का है, दूसरा प्रेपोजिशन का है। ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जब भी क्लास खत्म होता है ना उसके 1-2 घंटा बाद रिकॉर्डेड आ जाता है। मैम जो प्रेपोजिशन आया है उसको डायरेक्ट और नहीं, प्रेपोजिशन वाला को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोलना। आगे बढ़े, नोट्स बनाते जाना है, नोट साथ साथ बनाते जाना है। शुरू में जब आप बैच अटेंड करना शुरू करते हो तो शुरू में थोड़ा सा 2-4-10 दिन दिक्कत होती है टीचर के साथ नोट्स बनाने का, पर धीरे धीरे आप हैबिचुएटेड हो जाओगे, धीरे धीरे बनने लगेगा। लेकिन कोशिश करना ना टीचर के साथ ही नोट्स बना लेना, बाद में वीडियो देख देख के बनाओगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है। ज्यादा लग जाएगा। इतने दूर क्लियर है ना? प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा, चलो इतना दूर क्लियर है। हाँ, अब आपका कंफ्यूजन क्या होने वाला है, उसके बाद मैं ये सब पढ़ा के ना फिर आपका नाउन शुरू करूंगी कि नाउन कैसे पहचाना जाता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये पढ़ा। सब्जेक्ट का के बाद बाकी जो वाक्य शुरू होता है ना, वर्ब से लेकर वाक्य के फुल स्टॉप तक, उसको हम प्रेडिकेट मानते हैं। फिर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में पढ़ा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है और उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट कोई काम करता है और काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट होने के लिए या तो संज्ञा या सर्वनाम, और किसी भी वाक्य को ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो संज्ञा या सर्वनाम, ये पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होगा। और वर्ब के तुरंत बाद अगर 2 ऑब्जेक्ट आ गया ना तो पहला वाला को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कभी कभी हमारे सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्टली वर्ब का होता है। कभी कभी हमारे सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्टली प्रेपोजिशन का होता है। कभी कभी हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होता है, दोनों वर्ब का। कभी कभी हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का होता है, एक प्रेपोजिशन का होता है। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट हो गया तो पहला वाला इनडायरेक्ट होता है, दूसरा वाला डायरेक्ट, और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा। और याद रखना ना, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन का कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नोट्स अपने से बनाना। कितने टाइप के प्रेपोजिशन होते हैं वो तो मैं प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाऊंगी ना, ओके। प्रेपोजिशन चैप्टर में ही डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो उसी में पढ़ाऊंगी ना, ओके। तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। अब आपका कंफ्यूजन वाला एरिया क्या होगा कि आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो समझ लिया, अब आपको प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है। एक वर्ड होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कंफ्यूजन वाला एरियाज कहाँ कहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपने दिमाग में बैठा लिया कि मैम वाक्य में पहला वाला सब्जेक्ट होता है, बाद वाला वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक वाक्य को मीनिंगफुल होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया का आना जरूरी है। कभी कभी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहता है और बच्चे उसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। ये देखो, अब कंफ्यूजन वाला एरियाज क्या होगा, बच्चों का कंफ्यूजन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारे वाक्य का रिसीवर है, रिसीवर मतलब काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट मत सोचना कि मैम एक तो आई वाला होता है, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कंप्लीट करना। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड, सब्जेक्ट का पूरक, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, ओके।
फिर एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट अलग होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग होता है। थोड़ा ध्यान से ना, मैं 2-4 सेंटेंस आपको दूंगी, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें आप परेशान मत होना। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसको लिखते जाइए, जब मैं लिख रही हूं आप भी लिखो, हाथ रुकना नहीं है आपका। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको डिटेल में सब चीज बता रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नाउन शुरू करेंगे। आई गिव कॉम्प्लीमेंट में PLI मत लगाना, PLE लगाना। पहले आप लिखो इसको। कंफ्यूजन वाला एरिया देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब तो इजी है समझना, लेकिन कहां कहां पे हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होने वाला, अभी मैं सब बताऊं। सब्जेक्ट का पूरक, सब्जेक्ट का पूरक मतलब सब्जेक्ट को पूरा करता है। सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, और ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, PLE लगाना, क्योंकि ना ये सब पढ़ाए बिना मैं कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं सकती। कोई भी चैप्टर मैं शुरू कर दूं ना डायरेक्टली आके पढ़ाना, फिर आपको नहीं समझ में आएगा। आपको एकदम बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर स्ट्रगल करते रह जाओगे लास्ट तक। ये लिख लिया है ना? अब देखो, इस दोनों को मैं डील करती हूँ। मैंने लिखा सेंटेंस, जरा नोट, यहां से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा राम, राम इज अ गुड बॉय। और फिर मैंने लिखा राम हेल्प्ड द स्टूडेंट्स, राम हेल्प द स्टूडेंट्स। अब देखना जरा सेंटेंस, आपके दिमाग में आएगा मैम ये तो सब्जेक्ट है, वाक्य का सब्जेक्ट है, और ये तो इज वर्ब है, और आप इसको मान लोगे, बॉय को ऑब्जेक्ट मान लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट ना भी रहे ना तो काम चल जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब का रहना जरूरी है। फिर आप बोलोगे कि राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम रिसीवर को बोलते हैं। ठीक है, राम ने कोई काम किया और राम के द्वारा प्रभाव किसी और पे पड़ा ना, उसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब मेरे को बताओ कि नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? यहाँ पे देखो, राम कोई काम कर रहा है, राम ने काम किया, क्या करने का काम किया? हेल्प करने का। बट उस राम के हेल्प का प्रभाव तो जाके स्टूडेंट्स पे पड़ा ना। तो इस राम ने काम किया, बट इस हेल्प को रिसीव तो स्टूडेंट्स ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे डूअर अलग है, काम करने वाला व्यक्ति अलग है, और उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है उसको हम रिसीवर बोलेंगे। उस हेल्प को स्टूडेंट्स ने रिसीव किया ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट है? ऐसा कुछ है कि राम ने कोई काम किया और उसका प्रभाव दूसरे पे जाके पड़ा? यहाँ पे डूअर अलग है, राम कोई हेल्प काम कोई और कर रहा है, और रिसीवर अलग है, उसका फायदा किसी और को मिल रहा है। बट यहाँ तो राम इज अ गुड बॉय, राम ही तो वो अच्छा लड़का है। ऐसा नहीं है कि राम अलग है और बॉय अलग है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, हम इसको क्या मानेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। राम और ये बॉय दोनों एक ही व्यक्ति है, राम ही तो वो अच्छा लड़का है, राम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। राम क्या है? गुड बॉय। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। बट हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि राम वो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट अलग है, राम अलग है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अभी मैं और भी सेंटेंसेस दूंगी, एक एक सेंटेंस से मैं बता रही। अब मुझे बताना, एक और सेंटेंस लिखती हूँ। राम आई जैसे आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक। और फिर मैंने लिखा आई
इलेक्टेड हिम द कैप्टन, मैंने उसको कैप्टन के रूप में इलेक्ट किया। ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट से मत कंफ्यूज हो। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना, आई गेव हिम अ बुक। ये हिम अलग है और बुक अलग है। कोई व्यक्ति कभी बुक नहीं बन सकता है ना, बुक तो नॉन लिविंग थिंग है, व्यक्ति तो अलग है। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम ऑब्जेक्ट है और ये बुक ऑब्जेक्ट है। हिम अलग है और बुक अलग है, और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और बाद वाला डायरेक्ट हो गया। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट। अब बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ भी तो दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट था, तो नीचे वाले सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट है? नहीं, नीचे वाले सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट ना होके वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बताती हूँ, देखो, हिम कभी भी बुक नहीं हो सकता ना, बुक हिम हो सकता है। हिम एक व्यक्ति है और बुक अलग चीज है, दोनों अलग अलग। हिम अलग है और बुक अलग है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। बट नीचे सेंटेंस देखना, आई इलेक्टेड हिम द कैप्टन, मैंने हिम को कैप्टन बनाया। तो ये हिम और कैप्टन दोनों एक ही व्यक्ति है। ठीक है, ये दोनों अलग नहीं है। मैंने हिम को ही तो कैप्टन बनाया, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। हिम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है ना, कि हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट श्रद्धा राम है। ये बताओ कि ये क्लियर हो रहा है? पहले मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। काइंडली, कभी कभी बच्चे ना हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट सोच लेते हैं। बस याद रखना है कि ऑब्जेक्ट तब मानेंगे ना कि काम कोई और किया, उसका प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है। बट यहाँ काम किसी और पे थोड़ी पड़ रहा है, राम ही तो वो अच्छा बच्चा है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देने वाली हूँ। अभी तो बस एक दो सेंटेंसेस समझा दिया। अब मुझे बताना कि कहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो, ये सब आपको बहुत, ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे इतना ध्यान, मतलब डिटेल में मैं करवा रही हूँ, ये जब मैं आपको वॉइस चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ये सब यूज़ होगा। तो मैं बताऊंगी कि चलो मैंने फर्स्ट क्लास में ये सब पढ़ा दिया था। जब मैं आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ भी ये सब ऑब्जेक्ट आएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट के बारे में आपको खास नॉलेज रखना है। बस याद रखना है कि कर्ता कोई काम करता है और उसके काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत लेंदी नोट्स नहीं बनाइए, नोट्स को एकदम ये पढ़ा दिया। अब ऊपर वाला छोड़ो, ऊपर वाला ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं आपने लिख लिया। सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या मैं, ये तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये भी हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, इसको मैं क्या मानूं? इसको मैं ऑब्जेक्ट मानूं? ये ऑब्जेक्ट है, क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट मान सकती हूँ? ऑब्जेक्ट मान सकती हूँ? बताओ। द फूड इज डिलीशियस, जो फूड है ना बहुत डिलीशियस है, ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। ऐसा थोड़ी है कि फूड ने कोई काम किया और उसका प्रभाव जाके डिलीशियस पे पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे फूड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि फूड कैसा है, फूड टेस्टी है, डिलीशियस है, तो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह ही इज अ स्टूडेंट, ही एक स्टूडेंट है, और ही और स्टूडेंट दोनों एक ही व्यक्ति है, कोई अलग अलग नहीं है, उसी के लिए बोला जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है, ये भी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि ही ने कुछ किया और जाके स्टूडेंट पे प्रभाव पड़ा। अगर ऐसा रहता ना, ही हेल्प्ड द स्टूडेंट, तब हो सकता था ऑब्जेक्ट। ही ने कोई कार्य किया, उसका इफेक्ट जाके स्टूडेंट पे पड़ा ना, तो ही और स्टूडेंट अलग है। ही ने किसी दूसरे स्टूडेंट की मदद की, तब ये ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ तो ही वो स्टूडेंट।
ओके, और एक चीज यहाँ पे और याद रखना है, आगे मैं आपको बताऊंगी भी, कि किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए हमारे वाक्य का जो कर्ता होता है ना, वो या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। द लगा है, नाउन है, फूड नाउन है, यहाँ का जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन है, और यहाँ का हमारा जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन है। किसी लड़के के लिए ही लगा, ओके। हमारे वाक्य का किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए हमारा नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। लेकिन किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए, सब्जेक्ट तो हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, बट हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो डिलीशियस क्या है, फूड की विशेषता बताई जा रही है कि फूड कैसा है, बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, बट हमारा जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, तो यहाँ का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, और यहाँ का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, आर्टिकल लगा है, नाउन है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट होने के लिए तो नाउन प्रोनाउन होगा, बट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? जो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को आप लोग बताना, हम ऑब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। आई इलेक्टेड हिम, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है। ही मेड हिज पेरेंट्स एंग्री, ये भी उसने किसको गुस्सा दिलाया? पेरेंट्स को, उसके गुस्सा का प्रभाव पेरेंट्स पे पड़ा ना, ये भी ऑब्जेक्ट। और दे नेम देयर डॉग, उसने अपनी डॉगी का नाम ब्रूनो रखा, किसका नाम? डॉगी का। दे अलग है, डॉग अलग है, ही अलग है, पेरेंट्स अलग है, मैं अलग हूं, ये व्यक्ति अलग है, अलग अलग है तो ऑब्जेक्ट। और आई कुडेंट, आई अलग है, हिम अलग है, मैं उसको नहीं ढूंढ पाई, ऑब्जेक्ट। इसको मैं क्या मानूं? इसको मैं क्या मानूं कि ये बताना कि ये भी ऑब्जेक्ट है, कैप्टन ऑफ द टीम, ये ऑब्जेक्ट है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानूं? क्या मानूं? इसको भी ऑब्जेक्ट मानूं? जैसे मैंने लिखा ही गेव मी, या मैंने लिखा ही टीचेस अस इंग्लिश। पहले ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस देखो और मुझे बताओ कि इसको मैं, ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं क्या मानूं? ये जो इंग्लिश है ये ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? बताओ। ये मेरे को जो मैंने नेक्स्ट वाला सेंटेंस लिखा है ना साइड में, मेरे को उसका बताओ कि वो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये वाला बताना, ये वाला। अभी इसको छोड़ो, ये बताना। वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये वाला बताना। ये इंग्लिश क्या है? क्या लग रहा है? इंग्लिश ऑब्जेक्ट लग रहा है या ही टीचेस अस? देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, जो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। अस के बारे में अतिरिक्त जानकारी थोड़ी दी जा रही है, ये अस अलग है। अस एक व्यक्ति है और इंग्लिश एक चीज है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। कभी कभी हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ऐसा थोड़ी है कि अस ही इंग्लिश है, अस अलग है, इंग्लिश अलग है, दोनों अलग अलग है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आया, एक इनडायरेक्ट है, एक डायरेक्ट। बट यहाँ पे देखो दोनों सेम है। ये हिम ही तो कैप्टन है, ये हिम ही तो कैप्टन है ना, तो ये वाला जो ऐसा नहीं है कि हिम अलग है कैप्टन अलग है। हिम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कि हिम क्या है? कैप्टन है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट एक ही है, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो
उसने अपने पेरेंट्स को एंग्री बनाया दिया, मतलब गुस्सा दिलाया। तो पेरेंट्स अलग है, एंग्री अलग नहीं है। पेरेंट्स के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स कोई और है और एंग्री कोई और। तो ये दो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसने अपने डॉग का नाम ब्रूनो रखा, तो ऐसा नहीं है कि डॉग अलग है और ब्रूनो अलग है, दोनों एक ही व्यक्ति है। डॉग के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि उसका नाम ब्रूनो रखा गया, तो ये अलग सा ऑब्जेक्ट नहीं है, अलग सा ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट। आई कुडेंट फाइंड हिम एनीवेयर, हिम ही को तो मैं कहीं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। हिम के बारे में बोला जा रहा है, हिम मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जितना भी वाक्य है ना, इस सेंटेंस में एक एक ऑब्जेक्ट है, एक एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरा वाला जो भाग है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरा वाला भाग है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दो ऑब्जेक्ट तब होता है ना जब ऐसा होता। आई गेव हर अ बुक, ठीक है। आई टीच हिम इंग्लिश, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होता। देखो, हर अलग है, बुक अलग है, हिम अलग है, इंग्लिश अलग है। तो ये इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मत मानना, दो अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं है। और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन है। देखो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन है हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नाउन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉगी है नाउन, यहाँ पे प्रोनाउन। हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ना या तो नाउन प्रोनाउन होता है, बट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन है, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एंग्री, एंग्री उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। और यहाँ जो डॉगी का नाम ब्रूनो रखा है, ब्रूनो किसी व्यक्ति का मतलब चीज का नाम है, तो नाउन है। और एनीवेयर, अच्छा मुझे बताओ, आगे मैं आपको बताऊंगी ये एनीवेयर किसकी विशेषता बता रहा है। अभी तो मैंने वो सब आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं कोई भी वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, क्या होता है, देखते हैं कि वाक्य में किसकी विशेषता बता रहा है। एनीवेयर, वो मुझे, मैं उसको कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा था, तो ये ढूंढना वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो यहाँ का हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब है। कहीं पे नाउन हो जाता, कहीं पे एडजेक्टिव हो जाता, और कहीं पे नाउन के सेंस में जा रहा है। तो बताइए ये क्लियर है? फाइंड की विशेषता बता रहे हैं ना, ये क्लियर है? एनीवेयर ना फाइंड की विशेषता बता रहा है, मैं उसको कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा। तो ये मुझे बताओ कि कंफ्यूज नहीं होगे ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लोगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता। हाँ, अब चलो इसी बात पे थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं। अब इसको मैं क्या मानूं, ये तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, ये भी हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात कही गई है वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात कही गई है सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ ये टीचर ऑफ इंग्लिश को मैं क्या मानूं, इसको मैं ऑब्जेक्ट मानूं या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानूं? क्या है? शी इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, कुड नॉट फाइंड दोनों वर्ब है, एक होता है सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया। क्या है? शी इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि शी कोई और है और टीचर ऑफ इंग्लिश कोई और है, शी ही तो इंग्लिश की टीचर है। ओके, तो शी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी। अब शी टीचर्स इंग्लिश, शी इंग्लिश नहीं है, शी हमें इंग्लिश पढ़ाती है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। शी अलग है, इंग्लिश अलग है, बट शी ही तो टीचर ऑफ इंग्लिश है ना, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगी। द लायन किल्ड द फॉक्स, लायन ने किल किया, मरा तो जाके फॉक्स ना, प्रभाव तो इस पे पड़ा, तो ये फॉक्स हो गया ऑब्जेक्ट। फॉक्स अलग है, लायन अलग। बट यहाँ पे देखो लायन इज अ फेरोशियस एनिमल, लायन बहुत खतरनाक जानवर है। तो ये जो फेरोशियस एनिमल है, ऐसा नहीं है कि लायन ने कुछ काम किया, किसी एनिमल पे जाके प्रभाव पड़ा, लायन के बारे में ही बोला जा रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट मत मानना। लायन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नाउन पे ले चलूंगी, ये सब कंफ्यूज करने वाला एरियाज है।
तो अब मुझे नहीं लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में, या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमें इस बैच में ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बैच से मेरे को प्री में भर भर के सिलेक्शंस चाहिए। एक बार आपका प्री निकल जाता है तो फिर मेंस के लिए तो 2-3 महीना टाइम मिल जाता है ना। तो एकदम बैच को टाइम से खत्म करना है, बिना टाइम वेस्ट किए। प्रैक्टिस भी चाहिए। एक बार और रिवीजन हो रहा है। अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि मेरे को मैम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ में आया। अब हम सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, चलो सब्जेक्ट तो ये सब है। अब हम ऑब्जेक्ट, ही ने किसको इलेक्ट किया? हिम को। यहाँ पे देखो, ये भी ऑब्जेक्ट है। आई अपॉइंटेड हर मैथमेटिक्स टीचर, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो, मैं किसको पढ़ा रही हूँ? देम को। मैं किसको अपॉइंट करूँ? मैथमेटिक्स टीचर, हर को अपॉइंट किया। यहाँ भी दिया। अब मुझे बताओ कि ये क्या है? जिस स्टूडेंट ने बोला ना कि मेरे को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो। अब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। मैथमेटिक्स टीचर, आई इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, मैंने हिम को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया। तो ये मत सोचना कि हिम अलग है और प्रेसिडेंट अलग है। हिम अलग है, प्रेसिडेंट अलग नहीं। हिम ही तो प्रेसिडेंट है, हिम को ही प्रेसिडेंट बनाया। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। आई गेव हर अ रिंग, अब हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि हिम ही तो वो प्रेसिडेंट है, हिम को ही प्रेसिडेंट बनाया। बट मैं इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं मान सकती, क्योंकि हर अलग है और रिंग अलग है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है हिम ही तो प्रेसिडेंट है, ऐसा थोड़ी है कि हर ही तो रिंग है। हर रिंग थोड़ी हो सकती। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये अकेला ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आया है और यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने हर को मैथमेटिक्स टीचर अपॉइंट किया, तो हर ऑब्जेक्ट है, और हर और मैथमेटिक्स टीचर दोनों एक ही व्यक्ति है ना। हर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि हर क्या है? मैथमेटिक्स के टीचर। ठीक है। अब देखो, मैं उन लोगों को मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो ऐसा नहीं है ना कि देम ही तो मैथ्स है, हर ही तो मैथमेटिक्स टीचर है, बट कोई व्यक्ति मैथ्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आया, इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मत मानना। ये दोनों अलग अलग है ना, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अलग अलग है तो दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है। बट यहाँ हिम ही तो मैथ्स टीचर है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे हर ही तो मैथ्स की टीचर। ठीक है, आगे बढ़े। आंसर मेरे को करेक्ट मिल रहा है, आंसर करेक्ट मिल रहा है। थोड़ा सा अपने टीचर के साथ कंपैटिबल होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। 2-4 क्लासेस में आप कंफर्ट लेवल में आ जाओगे, कंफर्ट लेवल में आप आ जाओगे। चलो, ये भी हो गया। हाँ, फ्रेज वगैरह में टीचिंग एग्जाम। हाँ, अब आ जाओ, अब असली कहानी शुरू हो रहा है। अभी तो मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सब के बारे में बताया। ये सब पढ़ाने के बाद लास्ट में ना, इसी मतलब लास्ट में तीसरा दिन मैं टीचर एग्जाम टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखकर टीजीटी पीजीटी वाला सेंटेंसेस लेके आऊंगी। ठीक है, वो मैं लास्ट दिन पढ़ाऊंगी, परसों पढ़ाऊंगी। ओके, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। क्लॉज के पहले तो पढ़ाना होगा ना, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। तो टीचिंग एग्जाम वाले स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैम हमारा ये भी पढ़ा दीजिएगा। तो आज ट्यूसडे है ना, वेंसडे थर्सडे को मैं ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब आ जाओ, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने बेसिक किया, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। यहीं पे तो सीखना है। हाँ, किसी भी सेंटेंस का, वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच। शब्द भेद का मतलब है कि एक वाक्य में जो वर्ड्स आते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, अभी आप लिखना नहीं, ही इज अ गुड बॉय, ये पूरा एक वाक्य है। और ये वाक्य बहुत सारे शब्दों से बना है ना। ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। तो आप बोलोगे ना कि मैम अगर हमें दे दिया गया अंडरलाइन करके कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। हाँ, फैमिली में भी आपके इतने सारे मेंबर्स होते हैं, तो सबका कुछ कुछ काम होता है ना। फादर का काम अलग है, मदर का काम अलग है। तो उसी तरह एक सेंटेंस में भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, सबका अलग अलग रोल है। देखो, ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है,
आर्टिकल है, बॉय नाउन है, और उस नाउन के विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। तो यही चीजों को हम पढ़े। ये तो छोटा सा सेंटेंस था तो आपको आसानी से समझ में आ गया, बट इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस इतना इतनी इजी तो एग्जाम में आएगा नहीं। तो मुझे अब यही पढ़ाना है कि एक सेंटेंस में जो वाक्य वर्ड यूज होता है ना, उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होता है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड कंजंक्शन है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में कितने तरह के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, कितने तरह के पार्ट ऑफ स्पीच है, कुल मिला के 8 है। ठीक है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 है। नाउन है, अरे प्रोनाउन है, उसके बाद मैं ये शुरू करूंगी। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। सब चैप्टर को हम लोग अभी तो मैं सिर्फ सिखाऊंगी कि वाक्य में कैसे पहचानते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। फिर हम लोग डिटेल में करेंगे, डिटेल में नाउन चैप्टर को पढ़ेंगे, डिटेल में वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा वर्ब होता है, और ये वर्ब चैप्टर को ना मैंने यूट्यूब पे 12 घंटा पढ़ाया है, और क्लासेस में भी यूट्यूब पे तो थोड़ा सा उन्होंने कमेंट्स हटा के कंडेंस कर दिया। इस वर्ब चैप्टर को पढ़ाने के लिए मुझे क्लास में पूरे 17-18 दिन का युद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। एडजेक्टिव है, फिर क्या है आपका कंजंक्शन है। ऐसे बोल देना ना कि इसका काम ये है, इसका काम ये है, तो बहुत इजी है, बट सेंटेंस में पता लगाने के लिए आपको क्या करना है। फिर क्या आ गया, प्रेपोजिशन है, सबको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में इंटरजेक्शन है। इस बार इंटरजेक्शन से भी एरर आ गया था प्री में। ओके, कुल मिला के हमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, कुल मिला के 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। ये है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, कंजंक्शन संयोजक, प्रेपोजिशन संबंधवाचक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक सेंटेंस में यूज होता है। ओके, कुल मिला के 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। और हम लोग आज सीखने वाले हैं कि मैम कैसे पता करेंगे सेंटेंस में कि ये वर्ड नाउन है कि प्रोनाउन है, कैसे पता करेंगे कि ये वर्ब है, कैसे पता करेंगे ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, कंजंक्शन है, क्या है। आज हम पता करना सीखेंगे, फिर हम अलग अलग सब चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जो मैं आपका सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगी वो कंजंक्शन है, पहले ये सब पढ़ा लूंगी। आप बोलोगे कि मैम इसमें आर्टिकल क्यों नहीं रखा है। आप तो पूरा ये सब चैप्टर पढ़ाओगे, इन चैप्टर के अलावा आप टेंस चैप्टर भी पढ़ाओगे, इन चैप्टर के अलावा आप आर्टिकल चैप्टर भी पढ़ाओगे, इन चैप्टर के अलावा आप वॉइस और नरेशन भी पढ़ाओगे। सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, यही सब चैप्टर नहीं पढ़ना है। 8 तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इसके अलावा में आपको और भी सुपरफ्लुअस भी पढ़ना है, कंडीशनल भी पढ़ना है। तो आप मुझे बोलोगे मैम टेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं रखा है, कोई बता सकता है? टेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? समुद्र मंथन का डेमो क्लास 1 बजे से होगा, आप आ सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल पे समुद्र मंथन का होगा। टेंस को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि किसी भी वाक्य का जो टेंस है ना, उसके वर्ब से ही तो बनता है। हम किसी भी वाक्य का वर्ब बदल बदल के ही तो टेंस बनाते हैं। ही वॉज एब्सेंट, ही इज एब्सेंट, ही विल बी एब्सेंट। तो जब वर्ब चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच में आ ही रहा है तो टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टेंस है ना, ये वर्ब का ही हिस्सा होता है, इसलिए टेंस को नहीं रखा। ठीक है। आर्टिकल चैप्टर को क्यों नहीं रखा है? क्योंकि आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है। मैं पढ़ाऊंगी तो आर्टिकल चैप्टर अलग से, ये मत सोचना कि आर्टिकल चैप्टर को एडजेक्टिव में ही पढ़ा दूंगी, क्योंकि आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है, इसीलिए नहीं होता। और वॉइस और नरेशन तो वो भी तो वर्ब और टेंस से बनता है, इसीलिए उसको नहीं रखा है। इसके अलावा हमारे सीडीएस एग्जाम में आर्टिकल चैप्टर में थोड़ा सा मुझे एडजेक्टिव चैप्टर में मुझे एक और चीज ऐड करना है, डिटर्मिनर्स, ये भी पढ़ना है, क्योंकि डिटर्मिनर्स क्या होता है, एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। प्लस एडवर्ब चैप्टर में मैं एक चीज और ऐड करूंगी यहीं पे, इंटेंसिफायर्स, क्योंकि जब ये सीडीएस एग्जाम में इंटेंसिफायर आया था कि वर्ड को अंडरलाइन कर दिया था और पूछा था कि बताओ कि ये क्या है,
तो इंटेंसिफायर स्टूडेंट को पता नहीं था, इंटेंसिफायर भी एडवर्ब्स होते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा अगर ये एडवर्ब होता है तो एडवर्ब और इंटेंसिफायर में क्या डिफरेंस है, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, वो सब हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, डिटेल में करेंगे। कंजंक्शन का होता है संयोजक, जोड़ने का काम। प्रेपोजिशन संबंध बताता है, संबंधवाचक, डिटेल में करेंगे। और इंटरजेक्शन, ये सब जो वर्ड होता है ना, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। वाओ, अल्लास, अल्लास वर्ड, आह दुख में यूज होता है, वाओ खुशी में यूज होता है, ब्रावो, ये सब इंटरजेक्शन होता है। तो सबको अलग अलग करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगी, नाउन एंड प्रोनाउन को पहचानने का मैं आपको 5-7 तरीका बताऊंगी, उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम नाउन और प्रोनाउन एक साथ क्यों करवा रहे हो? क्योंकि जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करता है। क्यों? क्योंकि नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स ही प्रोनाउंस होते हैं, नाउन के जगह हम प्रोनाउन लगा देते हैं। तो जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन भी करेगा। ओके, वही काम प्रोनाउन भी करता है, जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन भी करेगा। सबसे पहले अभी आपने क्या पढ़ा कि अभी अभी मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, तो नाउन एंड प्रोनाउन वाक्य का क्या क्या बन सकता है। नाउन और प्रोनाउन पहचानने का तरीका मैं बता रही हूँ। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नाउन और प्रोनाउन को पहचानने का तरीका हम सीखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। पार्ट्स हम उसमें करेंगे नाउन और प्रोनाउन। और ना बहुत लेंदी नोट्स मत बनाइएगा, बहुत ज्यादा लेंदी नोट्स बना, नोट्स को एकदम क्रिस्प बनाइए कि कैसे पता करेंगे मैम कि कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा प्रोनाउन। तो इसका क्या क्या काम होता है, नाउन एंड प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, वाक्य में किसका काम करता है। तो सबसे पहले याद रखना, नाउन एंड प्रोनाउन के पहचानने का तरीका में किसी भी वर्ड से हु का रिप्लाई मिले, किसी भी वर्ड से, जब किसी वर्ड से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, हु कौन, किसे, हु हुम व्हाट का रिप्लाई मिले, इसका मतलब है कि वो ये फंक्शन ऑफ नाउन प्रोनाउन बता रही। किसी भी वर्ड से हु हुम और व्हाट का रिप्लाई मिले, इसका मतलब है कि वो या तो नाउन है या तो प्रोनाउन। तो नाउन का काम एक तो ये हो गया। दूसरा लिखो साथ में कि नाउन का दूसरा काम क्या होता है। नाउन का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। ये मैंने बताया था ना, किसी भी वाक्य का कर्ता या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन होता है। और कभी कभी हमारा नाउन तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। वैसे सब्जेक्ट होने के लिए तो हमेशा नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, बट नाउन तो होता है ना। तो नाउन हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। अब देखो, ही इज अ बॉय या ही इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है, ही के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये किस रूप में है, नाउन के रूप में, नाउन के रूप में। ठीक है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, अभी वो सब नहीं पढ़ना है, वो सब नाउन चैप्टर में पढ़ना है। अभी तो टेक्निकल स्टडी करना है, नाउन और प्रोनाउन पहचानने का तरीका। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन के रूप में यूज हो सकता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में दिया था ना, ही नेम्ड हिज डॉग ब्रूनो, उसने अपना डॉग का नाम ब्रूनो रखा। तो डॉग भी नाउन है, डॉग ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और डॉगी का नाम ही तो ब्रूनो रखा, तो ब्रूनो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और किसी का नाम भी नाउन ही हो तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तीसरा नाउन पहचानने का तरीका, नाउन्स पहचानने का तरीका, नाउन और प्रोनाउन वाक्य में जब भी हु हुम और व्हाट का जवाब आए, नाउन है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नाउन काम कर रहा है, नाउन है। Nouns are used before articles. Nouns are used जब भी वाक्य में आर्टिकल आ गया। ठीक है, याद रखना, किसी भी वाक्य में अगर आर्टिकल आ गया, आर्टिकल समझ रहे हो, अ, एन या द आ गया, तो उसके बाद आने वाला वर्ड या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। मैं दोनों के बारे में बात कर, दोनों के बारे में। नाउन्स लिख दिया मैंने, प्रोनाउंस भी लिख लो।
प्रोनाउंस आर यूज बिफोर प्रोनाउंस। पहले ना मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारा सेंटेंसेस देने वाली हूँ। आर्टिकल आ गया, इसका मतलब है नाउन या प्रोनाउन है। तीसरा नाउन्स, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, नाउन्स एंड प्रोनाउंस यूज्ड विथ प्रेपोजिशंस। अब मुझे कोई बताएगा कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन क्यों होगा? प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड जो आएगा वो नाउन या प्रोनाउन क्यों होगा? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन पहचानने का मैं आपको बहुत सारा तरीका, हाँ, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। और भी बहुत सारा तरीका है। नाउन प्रोनाउन को पहचानने का तरीका आर्टिकल है। अगर किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल लगा है ना, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रेपोजिशंस के साथ भी नाउन प्रोनाउन आता है। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। और दूसरा, नाउन्स pronouns are used with adjectives। adjectives किसको बोलते हैं? adjectives का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण किसको बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स विशेषण होते हैं। तो एडजेक्टिव के साथ भी नाउन प्रोनाउन यूज होता है, प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन यूज होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अभी आपको बहुत इजी हो जाएगा जब मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी ना, आप आराम से कर लो। पहले आप इसको लिख लो, आप इसको पहले लिख लो। जिसको समुद्र मंथन बैच कैसे जाएगा, कैसे पढ़ाई होता है समुद्र मंथन में, वो 1 बजे आएंगे। ठीक है, आज आपका 2 डेमो है। अभी लगातार आपका यूट्यूब पे 3 दिन डेमो चलेगा, 2 टाइम, सुबह 9:30 बजे डेमो चलेगा और 1 बजे चलेगा। बी वाला नहीं समझ में आया? अच्छा, मैं अभी समझाऊंगी। सेंटेंस देखते साथ ना सब समझ में आ जाएगा, मैं सब समझाऊं। एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और एक और तरीका है, लेकिन जिसको मैं लिख लिया, जिसको मैं बहुत ज्यादा ना वो नहीं मानती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा वर्ड रटना नहीं है। कोई भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ना, ये हम क्या देख के डिसाइड करते हैं कि वो सेंटेंस में किस तरह से यूज है। अब ये सब ये सब याद रखना ना बड़ा मुश्किल है। ओके, इसीलिए ना मैं इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मतलब ये भी करेक्ट है, जो भी वर्ड NESS से खत्म हो, किसी वर्ड के लास्ट में NESS आ गया, जैसे काइंडनेस आ गया, हैप्पीनेस आ गया, कोई भी वर्ड में सफिक्स का मतलब है जो हम यूज करते हैं। सफिक्स का मतलब है ना या तो सेंटेंस के शुरू में यूज करना या तो लास्ट में। तो जो भी वर्ड के लास्ट में नेस आए वो वर्ड नाउन है। किसी भी वर्ड के लास्ट में SION आए या TION, जैसे एग्जामिनेशन, कॉम्प्लेक्शन, वो भी नाउन है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ENCE आए, ANCE आए, वो भी नाउन है। एक्सपीरियंस, अलायंस। किसी वर्ड के लास्ट में हुड वर्ड आए, चाइल्डहुड, बचपन, ब्रदरहुड, भाईचारा, वो सब भी नाउन है। लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं ये करती हूँ ना, क्योंकि कितना हमारे स्टूडेंट्स वर्ड को याद रखेंगे। ये तो ऐसे ही लिखवा दे रही हूँ मैं, लेकिन हमने जो पहला वाला जो मैंने बताया है ना, हम लोग उसी से डिसाइड करेंगे। इस बार समुद्र मंथन का बैच अलग से नहीं आ रहा है। इस बार समुद्र मंथन का बैच प्रैक्टिस बैच में जुड़ा है। समुद्र मंथन प्लस प्रैक्टिस एक साथ आ रहा है। और जो बच्चे समुद्र मंथन रिकॉर्डेड लेने का सोच रहे हैं ना, वो और ज्यादा लॉस में चले जाएंगे। समुद्र मंथन का पहला वाला रिकॉर्डेड बैच अकेला 599 का था। ठीक है, लेकिन इस बार समुद्र मंथन का बैच लाइव आ रहा है, और आपका कंटेंट भी ज्यादा है। PQ, इसमें फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब भी है, और इसमें प्रैक्टिस भी मिल रहा है। तो 200 रुपये आप लगा के ये लेना है।
मैं बस ये आपके आपके ऊपर है, ये तो मैं गाइड करूंगी। 200 रुपया एक्स्ट्रा में आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगा, नया कंटेंट भी मिलेगा। और जो हमारे पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो और सस्ता हो जाएगा, कोड लगाओगे तो उनका तो 559। क्या बैच का फीस जो है ना, जो आप लोग इतना हल्ला करते हो, आप लोग ट्यूशन पढ़ाने जाते हो ना, तो एक मंथ में आप लोग उससे भी ज्यादा लेते हो। एक मंथ में आप लोग 500 लेते होगे, मतलब मैं तो मिनिमम बोल रही हूँ। एक महीने का फीस आपका 500 है, इधर आपको 3.5 महीने का बैच मिल रहा है। ठीक है, 3.5 महीने का, और वो भी आपको 3 मिल रहा है। रिकॉर्डेड प्रैक्टिस, सॉरी प्रैक्टिस भी मिल रहा है, संबंध मंथन भी मिल रहा है, और आपको 200-400 रिकॉर्डेड मिल रहा है, मेंस बैच मिल रहा है। क्या मैंने कहाँ पे गलत लिख दिया है? सी वाला देख लीजिए मैम, ENCE एक्सपीरियंस, मतलब सी वाले में क्या गलत लिखा है? अच्छा XION है, अच्छा इसमें X लिख दिया, ION वाले वर्ड। अच्छा इन्वेजन, SION भी लिख देती हूँ, इन्वेजन SION वाले भी वर्ड ना। क्या मतलब लिख दिया था मैंने गलत? अच्छा ठीक है, गलती से गलत लिख दिया होगा तो आप समझ गए हो ना। आर्टिकल्स के साथ भी मतलब क्या लिखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। रुको रुको रुको, आर्टिकल्स लिख दिया था। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, देखो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। नाउन्स, नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या है? किसी भी वर्ड से हु का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, हुम का जवाब आ रहा है, वो या तो नाउन है या तो प्रोनाउन। दूसरा, अभी सब मैं करवाऊंगी, एग्जांपल्स दूंगी आपको। किसी भी वर्ड, नाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, फिर नाउन का काम क्या होता है? एक मिनट, आर्टिकल के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ, क्योंकि एडजेक्टिव भी तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन आता है, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। ये हो गया। और ये वाला, रुको अभी मैं, और ये वाला वर्ड जो नेस से खत्म हो, SION, एंस और वुड से खत्म हो, ये भी नाउन है। अरे ठीक है, आप समझ गए ना क्या बताना चाह रही थी। बिफोर आर्टिकल्स लिख दिया था, ओके, आफ्टर आर्टिकल्स कर देना। कोई भी वर्ड मेंट से खत्म हो, MENT से, पार्लियामेंट, इंप्रूवमेंट, कोई भी वर्ड DOM से खत्म हो, फ्रीडम, किंगडम, कोई भी वर्ड ITY से खत्म हो, एनिमिटी, दुश्मनी, फेमिनिस्ट, IST, शिप से खत्म हो, फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, ये सब ना, ये सबको याद मत रखना, ऐसे ही बता दिया है मैंने। ये सबको ऐसे ही मतलब, और आपके लिए इतना थोड़ी याद रखना पॉसिबल है, वो तो हम सेंटेंस देख के डिसाइड करेंगे। अरे यार ठीक है, आप लोग समझ गए हो ना, गलती से लिख दिया हो, आप लोग समझ गए हो। अभी मैं आपको पहले तो थोड़ा अपना वाला एग्जाम्पल दे दूं, उसके बाद एग्जाम का करवाऊंगी। ठीक है, एग्जाम में नाउन और देखो ये सब वो जो है ना, कैसे कैसे एरर्स आए हैं, ये वाला करवाऊंगी। पहले तो आप लिखो ये सब। आज मैं आपको नाउन या प्रोनाउन का करवाऊंगी, कल से वर्ब, मतलब 3 दिन में मुझे ये खत्म करना है। लिख लिया ना मेंट वाले वर्ड, पार्लियामेंट, इंप्रूवमेंट, डम, ये सबको मैं बहुत ज्यादा वो नहीं मानती हूँ। ओके, कभी कभी बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। जैसे आप बोलोगे ना फर्मेंट करना, तो इसीलिए लिख दिया फर्मेंट। अब बोलोगे फर्मेंट करना, मैम यहाँ भी तो मेंट है, और मेंट वाला वर्ड तो आपने बताया है कि ये है, बट ये फर्मेंट वर्ब होता है। तो ये सब लिख लीजिए, पहला वाला जो मेथड बताया वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपना वाला एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, उसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। अब ये वर्ड आ गया, द टीचर असाइंड अ प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया। तो आप मुझे बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड, कैसे पता चला कि ये टीचर नाउन है?
कैसे पता चला कि ये प्रोजेक्ट नाउन है, कैसे पता चला कि ये स्टूडेंट्स नाउन है। इसको पता करने के पांच छह तरीका है। एक तो कैसे पता चल गया कि ये नाउन है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा है और आर्टिकल नाउन के साथ यूज होता है। दूसरा कैसे पता चला, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, टीचर। याद रखना कि वर्ब ने एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ किया है। सदियों पहले सब्जेक्ट और वर्ब ने एग्रीमेंट किया। ये हमारे वाक्य का किसके बारे में बात कही गई है, टीचर के बारे में। तो टीचर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी तो नाउन प्रोनाउन होता है, और आर्टिकल के साथ भी नाउन प्रोनाउन आता है। और तीसरा देखो, पूछो हु असाइंड अ जॉब, किसने जॉब दिया, हु गेव द जॉब, हु का जवाब आ रहा है, और हु का जवाब आ रहा है अभी तो नाउन है। तो बहुत सारा तरीका है नाउन पहचानने का। दूसरा, द टीचर असाइंड, टीचर ने क्या दिया, व्हाट का जवाब आ रहा है। टीचर ने क्या दिया, प्रोजेक्ट दिया, तो व्हाट का जवाब भी नाउन आ रहा है। ठीक है। दूसरा, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल आ गया है तो पता चल गया है कि वो नाउन है। चौथा, और क्या से पता चलेगा, टीचर ने क्या दिया, टीचर अलग है, प्रोजेक्ट अलग। टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी तो नाउन ही होता है। ओके, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन हो गया। स्टूडेंट्स कैसे पता चला नाउन है, द लगा है, आर्टिकल लगा है, तो ये नाउन है। और दूसरा, ये टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन होता है। तो एक वाक्य में बहुत सारा तरीका होता है। ओके, वो मेंट, SION, वो सब दिमाग में नहीं रखना, वो कितना रटोगे। मैं नाउन पे पूछे गए ना, टाइम हो गया, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं नाउन खत्म करके ना, क्योंकि होता क्या है ना कि एक बार मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी ना, जब एग्जाम वाला सेंटेंस बनना शुरू हो जाता है तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी देखो, द वेदर वॉज परफेक्ट फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के आगे अ लगा है, अ लगा है मतलब नाउन है। फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। और दूसरा, द वेदर, द लगा है, नाउन है। फिर पूछोगे व्हाट वाज परफेक्ट, और एग्जाम में ना इतना व्हाट, हु और हुम पूछने का टाइम नहीं होता। देखो कि द लगा है और ये वर्ब है, और ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट भी तो नाउन होता है, आर्टिकल भी लगा है, नाउन है। इतना एग्जाम में टाइम है बैठ के व्हाट वॉन हु कर रहे हो। और द वेदर वॉज परफेक्ट फॉर व्हाट, क्या चीज के लिए वेदर परफेक्ट था, पिकनिक के लिए, आर्टिकल लगा। उसी तरह द लगा है मतलब रिवर नाउन है। अब देखो यहाँ पे द लगा है, नाउन है, कलर्स। और स्काई, द लगा है, ये भी नाउन है, और ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है। और एक चीज और बताना था, ये जो सिंगुलर और प्लूरल, नाउन की एक और विशेषता होती है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होती है ना सिंगुलर और प्लूरल बनने का। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, कंजंक्शन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, बट नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है। जैसे प्रोनाउन का भी, नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है ना, एक बॉय है तो बॉयज, एक से ज्यादा है तो बॉयज। उसी तरह प्रोनाउन का भी बनता है प्लूरल, ही का दे, आई का वी। तो यहाँ पे प्लूरल भी तो था, प्लूरल बन रहा है नाउन का, यहाँ भी स्टूडेंट का प्लूरल बन रहा है। इतना जाके ना एग्जाम में हु, व्हाट, हाउ नहीं पूछना है। नाउन करवा के फिर मैं आपको खत्म करूंगी। अब आ जाओ, हिज डेडिकेशन इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स, उसके डेडिकेशन ने, स्टूडेंट ये वर्ब है, और वर्ब को तो किसी हाल में चाहिए सब्जेक्ट, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन है, TION लगा है, नाउन है। व्हाट लगा है, व्हाट क्या चीज इंस्पायर किया, और स्टूडेंट्स भी नाउन है। उसके डेडिकेशन ने किसको किया, हुम का जवाब आ रहा है, नाउन है। एस लगा है, प्लूरल बनाते हैं नाउन का, वो भी नाउन है। किसको किया, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल बनता है। हाँ, दैट वाज अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस एंड वी एंजॉयड इट, इसमें कौन सा नाउन दिख रहा है, ये परफॉर्मेंस नाउन है। कैसे पता चला, कैसा परफॉर्मेंस, शानदार, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी नाउन की विशेषता बताता है। आर्टिकल लगा है, ये भी नाउन की विशेषता बता रहा है।
और हमने इंजॉय किया, ये वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन तो नहीं है बट प्रोनाउन है। हमने इसको एंजॉय किया, किसको? इसको, तो इसको भी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, हमने किसी चीज को एंजॉय किया। मैं चाह रही हूं ना एग्जाम वाला सेंटेंसेस आपको करवाऊं, ठीक है? और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सब तो आपको बता ही दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये तो आपको लिखवा ही दिया। कहाँ चलिए, नाउन का आर्टिकल के साथ यूज होता है। देखो आर्टिकल के बाद हो रहा है नाउन है, यहाँ भी आर्टिकल के बाद हो रहा है नाउन है, सॉरी ये नाउन है, और क्लेवर तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद भी नाउन। देखो यहाँ भी आर्टिकल के बाद नाउन, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन। नाउन एग्जाम का सेंटेंस, एग्जाम वाला सेंटेंसेस किया जाए, एग्जाम वाला सेंटेंस, ये तो मैंने अपने वाले एग्जांपल्स दे दिया। एग्जाम में जितना आया है नाउन का कर लिया जाए। एग्जाम वाला करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो पहला वाला, हाँ पहला वाला, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। ये हमारे, बस ये करके खत्म करूंगी, ये सारा क्वेश्चंस हमारे सीडीएस एग्जाम में आए, क्योंकि सीडीएस एग्जाम में ही सबसे ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। बताओ कि दे क्या है, नहीं सिर्फ नाउन का कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करूं। दूसरी क्लास में नहीं, अगर नाउन स्टार्ट किया है, नाउन प्रोनाउन, तो खत्म कर लेना। वो तो मैं ऐसे, अरे हार्दिक मैम, आई हैव गॉट 135 आउट ऑफ 135 इन मेंस, आई वांट टू मैसेज यू। आप मैसेज करना चाहते हो, इस नंबर पे मैसेज करना। इस बार इंग्लिश में मेंस में बहुत लोग के फुल मार्क्स हैं। चलो जल्दी से बताओ, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है? हु का जवाब आ रहा है, कौन फंक्शन अटेंड करेगा? हु का जवाब, और दूसरा ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और सब्जेक्ट या हु का जवाब आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन होगा ना, एडवर्ब तो नहीं होगा, कंजंक्शन तो नहीं होगा। अब बताओ कि दे क्या है? दे किसी व्यक्ति वस्तु के लिए यूज है ना, तो दे को तो नाउन नहीं मान सकते। जैसे बॉयज होता, बॉयज नाउन है, और इस लड़कों के लिए मैं एक प्रोनाउन लगा दी तो दे हो। नेक्स्ट वाला, सिंस चिल्ड्रेन हैव सो मच होमवर्क टू डू, सिंस बच्चों के पास बहुत ज्यादा होमवर्क होता है, तो उनका जो प्ले टाइम होता है ना, खेलने का टाइम बड़ा लिमिटेड हो जाता है। नाउन में खत्म नहीं करूंगी इस क्लास में, नाउन और प्रोनाउन पहचानने का तरीका खत्म करूंगी। नाउन पढ़ाने में मुझे 6-7 दिन लगेगा, प्रोनाउन पढ़ाने में भी 5-6 दिन लगने वाला है। ये तो मैं, बताओ क्या है, सिंस बच्चों के पास बहुत सारा चीज करने के लिए होता है। ये देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इज क्या है? वर्ब, सॉरी इज वर्ब है ना, और वर्ब ने एग्रीमेंट किससे किया है? वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, तो वर्ब तो नहीं है, वर्ब तो इज है, एडवर्ब तो है नहीं। अब बताओ नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है ना, उनका प्ले टाइम, वॉट, उनका क्या चीज, वॉट, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन तो नाउन के बदले आता है, ये किसी नाउन के बदले थोड़ी आ रहा है, ये प्ले टाइम नाउन के। एडवर्ब नहीं है यार, एडवर्ब कहाँ से हट गया, एडवर्ब कहाँ से बोल रहे हो? थोड़ा तो रहम करना है ना, ये वर्ब है, और वर्ब ने एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया, कभी भी सब्जेक्ट एडवर्ब होगा। थर्ड, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका, मतलब 100वीं क्विंसेंटेनरी, 100वीं वर्षगांठ को बोलते हैं, जो 100th एनिवर्सरी होता है ना उसको। चलो बताओ क्या है ये, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। आर्टिकल लगा है, आर्टिकल, आर्टिकल के साथ नाउन आए। इस साल हम क्या, क्या को मान रहे हो? व्हाट का जवाब आ रहा है, नाउन। आर्टिकल कहां से हो जाएगा? आर्टिकल तो ये है, एडवर्ब एडजेक्टिव तो है नहीं। तीसरा, द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे।
ज्यादा हिंदी विंदी नहीं करना है, हिंदी करने चलेंगे ना तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखो, और यहाँ तो आप लोग स्मार्ट हो कि मैम तो जो भी करवा रही है ना, अभी तो मैम ने नाउन और प्रोनाउन पढ़ाया है, तो जो भी एरर लाई होगी नाउन प्रोनाउन का ही लाई होगी ना, यही दिमाग में आ रहा। द लगा है, द के बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, तो एडवर्ब और ये तो है नहीं, बट ये प्रोनाउन तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी के बदले यूज है, ये नाउन है। प्रोनाउन में तो ही, शी, दे, इट, ये सब आता है नाउन। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, चलो बैठो और थोड़े समय के लिए, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको मैं अलग से करवाऊंगी। अ लगा है ना, बैठो और एक क्षण के लिए रेस्ट कर लो। अ आर्टिकल लगा है, और आर्टिकल के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ये इंटेंसिफायर वगैरह पढ़ाऊंगी, आ रहा होगा दिमाग में कि मैम इंटेंसिफायर क्या होता है, नाउन है। लेकिन इसके बारे में ना एक और चीज है, ये जो वाइल है ना, ये वाइल ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभी वाक्य में, जो मैं लास्ट में करवाऊंगी भी आपको सब पढ़ाने के बाद, कभी कभी एक वर्ड नाउन का भी काम कर जाता है, एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, कंजंक्शन का भी काम कर जाता है। वो तो देखना है कि वो वर्ड वाक्य में किस तरह से यूज है। देखो, ये जो वाइल होता है ना, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, और कभी कभी ये वाइल कंजंक्शन भी होता है। और तो आप बोलोगे कि मैम बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बताऊंगी। जैसे लिखा मैंने, एक लिखा ही गॉट, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब प्रेपोजिशन में भी पढ़ाऊंगी ना। ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई। तो अब बोलोगे कि मैम ये क्या है, ये तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये तो हमारा वर्ब हो गया। अब ये वाइल क्या है, वाइल खेलने के दौरान, याद रखना ना कि जो भी वर्ड टाइम बता रहा है, खेलने के दौरान जो भी वर्ड टाइम बता रहा है, वो या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है। तो ये तो एडवर्ब नहीं है, किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है। इसके बाद आईएनजी आ गया, और कभी कभी मैं इसको आगे पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जीरेंड का काम करता है, और जीरेंड भी नाउन होता है। तो यहाँ वाइल के बाद जब भी आईएनजी आ गया ना सीधा, तो समझ जाना कि वो जीरेंड है, और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है। तो यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। यहाँ का वाइल ये आ गया, नाउन आ गया। अब वाइल कंजंक्शन भी होता है, जैसे मैंने लिखा वाइल ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की, ये फेल हो गया। तो यहाँ पे दो वाक्य को जोड़ा जा रहा है, कंजंक्शन है। इसको मैं पढ़ाऊंगी, ओके, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हमारा बैच को थोड़ा आगे बढ़ने दो। एक ये हो गया, फिर है एक आपने ही वाइल्ड अवे टाइम, एक वाइल्ड अवे फ्रेजल वर्ब होता है, ही वाइल्ड अवे हिज टाइम। एक वाइल अवे का मतलब होता है अपने टाइम को वेस्ट करना, तो यहाँ का वाइल वर्ब है, वाइल्स अवे हिज टाइम वर्ब है। तो सब होता है, इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब हमारा पूरा, मैं नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ा लूंगी ना, उसके बाद डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कभी कभी एक वर्ड नाउन भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है, वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे आर्टिकल लगा था तो नाउन था, नाउन। नेक्स्ट देखो, for the next generation of interior architects and design graduates work opportunities are immense, बताना, बस नाउन मुझे कंप्लीट करवा लेने दो। ये बैच यूट्यूब पे सिर्फ 3 दिनों तक लाइव जाएगा, सिर्फ 3 दिन, क्योंकि 3 दिन डेमो चल रहा है इस बैच। नाउन है, कैसे पता चला कि ये नाउन है, क्योंकि वर्ब आ गया, और वर्ब ने सदियों पहले एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, एस भी तो लगा है, हम प्लूरल बनाते हैं ना, नाउन का और प्रोनाउन का प्लूरल बनाते हैं, तो एडजेक्टिव एडवर्ब तो नहीं है, और प्रोनाउन भी नहीं है, वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, नाउन। द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू द सिटी। देखो भाई, ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं,
ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो हटा दो। और नाउन फ्रेज भी नहीं है, मैं आपको नाउन फ्रेज बताऊंगी। फ्रेज 2 या 2 से अधिक शब्दों का होता है, ओके, लेकिन यहाँ तो एक ही शब्द है, ठीक है। और स्टैचू, व्हाट, क्या क्या क्या, लीडर का क्या, मूर्ति, स्टैचू, व्हाट का जवाब आ रहा है और द लगा है। और वंडरफुल मतलब शानदार, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी नाउन की विशेषता बता। ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि वंडरफुल एडजेक्टिव। अरे रुको, बस खत्म ही कर दे रही हूँ। व्हेन पीपल फाउंड, जब लोगों को लगा ना कि वो जुएल जो हीरा मोती जो था वो रहीम के रिकॉर्ड्स में था, तो दे गेव इट टू हिम। अरे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना, बस मैं कभी भी ना बीच में छोड़ना नहीं चाहती बिकॉज फ्लो खत्म हो जाता है। हाँ, दे हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दे ने इट को दिया, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और दे ने उसे दिया, उसे मतलब किसे, ये जुएल को, ये जुएल नाउन है, और नाउन के बदले आने वाले वर्ड प्रोनाउन। आंसर ये सब एग्जाम में आया हुआ यार। ऐसे ही हम तो हम लोग नाउन का इजी वाला कर रहे हैं, बहुत जगह आपको एडजेक्टिव और कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में ज्यादा दिक्कत आने वाली, वो हम बारी बारी से करेंगे। अरे एक दिन में 2 क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे तो मत करना, एक को रिकॉर्डेड देखना। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स तो करते हैं। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन का मतलब है हैप्पीनेस। देखो TION वाले वर्ड, आर्टिकल लगा, आर्टिकल के बाद भी तो नाउन ही आता है, नाउन ही आता है। The river that flows through the village is a tributary of the Kaveri. कावेरी का सहायक नदी है। और अगेन यहाँ पे द लगा है, और द के बाद तो नाउन ही आता है ना। रिवर एक, हाँ, रिवर के लिए नाउन लगाओगे, रिवर की जगह पे इट रहता ना, तब मैं प्रोनाउन लगाती, बट यहाँ तो आंसर नाउन। एक दिन में 2 क्लास नहीं कर पाएंगे, एक दिन में 6 एक दिन में 2 मूवी देख लोगे ना, 2 क्या, एक दिन में 4 भी जो सीरीज देखते हो, पूरे दिन बैठ बैठ के बिंज वॉचिंग करते हो, वो तो हो जाता है। तो आंसर इज दिस, देखती हूँ कहाँ था। द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, देख, हाँ, प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी है। ये जो हाइफनेटेड वर्ड होते हैं ना, ठीक है, ये जो हाइफनेटेड वर्ड होते हैं, ये डैश वाला, ये या तो एडजेक्टिव भी हो सकता है या तो नाउन भी हो सकता है। एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। अगर ये इसमें डैश नहीं लगा होता है, जैसे ऐसा लिखा मैंने, द प्लेन्स टेक ऑफ ऑन टाइम, प्लेन ना टाइम से टेक ऑफ करते हैं, तो ये टेक वर्ब हो गया, ठीक है, ये टेक वर्ब है। प्लेन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लेन उड़ता है टाइम पे, पर यहाँ पे ये वर्ब थोड़ी है, प्लेन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और ये क्या लगा है, फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, नाउन। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। एक बार मुझे बता दो कि अब एग्जाम में बहुत सारा तरीका मैंने बताया और आपको सेंटेंसेस भी डिस्कस करवा दिया है। अब मुझे बताओ कि अब तो दिक्कत नहीं होगी ना वाक्य में नाउन और प्रोनाउन को पहचानने में, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को पहचानने के लिए यू हैव मल्टीपल वेज टू आइडेंटिफाई नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव से कर लो, आर्टिकल से कर लो, व्हाट, हु, हुम का जवाब ले लो, प्रेपोजिशन से कर लो, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल से कर लो, प्रेपोजिशन से। अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना, अब आराम से आप आर्टिकल को पहचान लोगे, सॉरी, नाउन और प्रोनाउन को वाक्य में पहचान लोगे। अब देखना कि जब बैच आगे जाएगा, जब हम धीरे धीरे अपने चैप्टर्स शुरू करेंगे, कल मैं आपको वर्ब को पहचानने का तरीका बताऊंगी, फिर हम लोग वर्ब को पहचानने का, फिर हम लोग कंजंक्शन को पहचानने का तरीका सीखेंगे, फिर प्रेपोजिशन को, एडजेक्टिव एडवर्ब को, ठीक है।
तो चलो एंड करती हूँ। जिसको समुद्र मंथन का लेना है, समुद्र मंथन का बैच कैसे होगा, आप डेमो ले सकते हो, ठीक है। 1 बजे आके आप डेमो ले लेना कि बैच कैसा जाए। ओके, तो चलो, थैंक यू एवरीवन। क्लासेस का रिकॉर्डेड रहेगा। देखो, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे तो वीडियो रहेगा ही, लेकिन जो बच्चे हमारे ऐप पे है, ये पेड बैच है, बस डेमो जा रहा है। जो ऐप पे देख रहे हैं ना, जैसे ये क्लास खत्म हो गया तो 1-2 घंटे बाद आपको रिकॉर्डेड भी आ जाता है। आप रिकॉर्डेड, कोई क्लास मिस हो गया, अगर आपको लाइव करने का मन नहीं है तो आप रात में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। 1 साल तक आपके पास बैच रहेगा। क्योंकि इस बार मैंने टारगेट ही किया है एकदम 2025 वाले स्टूडेंट्स, जिन्होंने सदियों से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं सब लाइव ही लेके आई हूँ। ग्रामर का भी लाइव कर दिया है, इस बार मैंने वोकैब भी लाइव कर दिया है और प्रैक्टिस भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम लाइव से ना थोड़ा सा सिंसियरिटी बना रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते। ओके, चलो एंड करते हैं, अब 1 बजे मिलेंगे।